हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आज हम नए चैप्टर में नई बात करते ही हैं। तो उसी तरह आज भी हम एक बात करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में क्या हुआ कि एक राजा है वो पूरा हार गया और वो राजा उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसका जो सेनापति था अच्छा था वो सेनापति, और वो सेनापति जो है वो जिंदा बच गया। लेकिन जो हारने वाली सेना थी और जो जीतने वाली सेना थी, उन लोगों ने उस सेनापति को पकड़ लिया और पकड़कर अपने कैद खाने में डाल दिया। फिर क्या हुआ, कैद खाने में वो जो सेनापति था उसका व्यवहार एकदम अच्छा था। तो अच्छा व्यवहार था, इसीलिए राजा भी उसकी प्रशंसा करते थे कि तुम तो भाई अच्छे इंसान हो। और सब मंत्रियों की राजा ने राय ली कि इसका क्या करना चाहिए। तो सबने बताया कि इसे छोड़ देना चाहिए, ये सेनापति भी अच्छा है और यहाँ भी उसका व्यवहार अच्छा है, इसीलिए उसको छोड़ दिया। फिर वो सेनापति है वो अपने घर चला जाता है, वहाँ से गांव में वो घूमने के लिए निकलता है, बाज़ार में जाता है। तो बाज़ार में जाते ही उसने देखा कि एक दुकान है पूरी, वहाँ अच्छे से अच्छे पिंजरे हैं और उस पिंजरे में अच्छे से अच्छे क्या है, पक्षी है, पंछी है। उसमें ऐसे ऐसे आवाज़ कर रहे पूरी दुकान में, यहाँ पिंजरा, यहाँ पिंजरा, यहाँ पे पिंजरा। तो सब आवाज़ें कर रहे, उसको अच्छा लगा, वो वहाँ पे गया और दुकानदार से बात की। दुकानदार से कहा कि ये सारे पिंजरे, जितने भी दुकान में पिंजरे हैं उसमें पक्षी है, उसकी मुझे कीमत बताओ आप। तो उसने बताया कि सारे पक्षी आपको चाहिए? उसने बोला हाँ मुझे चाहिए। और उसने कहा कि इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा कि सबकी कीमत इतनी लगेगी। तो बताया कि सारे पिंजरे मुझे चाहिए, पिंजरे मुझे नहीं चाहिए, उसके ये लो तुम पैसे, इतने पैसे हुए, ये सारे पक्षी मेरे हो गए। हाँ बताए कि पिंजरे मुझे नहीं चाहिए, पिंजरे तुम अपने पास रखो, लेकिन पिंजरे में से जो पक्षी है उन सबको उड़ा दो। दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया कि आप क्या बोल रहे हो कि पिंजरे में से पक्षी को उड़ा दूं? उसने बोला हाँ। तो उसने सारे पक्षियों को मुक्त कर दिया। पक्षी भी इतने खुश हो गए, वहां से उड़ने लगे। फिर वो व्यापारी था, उसने कहा कि आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा है, आपने ऐसा क्यों किया? तब उसने बताया कि मैं 2-3 साल से कैद खाने में कैद था और मैंने अनुभव किया है कि कैद खाने में कितनी मुश्किलें पड़ती हैं। तो इन पक्षियों को भी हम ऐसे रखते तो अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात। उसको मुक्त कर दो, उसको जहाँ जाना है वहाँ पे घूमने दो, नेचुरल एरिया में उसको रहने दो, वही उसको क्या आता है, मजा आता है ना? अच्छी बात। तो उसने क्या बताया था कि इसको मुक्त कर दो। तो ऐसा ही एक चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 5, मुक्त ही प्रमाण है। क्या करना है? आज़ाद करना है। ऐसे ही अंग्रेज जो थे वो हम पर शासन करते थे इंडिया में, हमको क्या बनाकर रख दिया था? गुलाम। तो अंग्रेज जो थे वो भी वही करते थे, वो हमारे एक देश के ऊपर शासन करते थे ऐसा नहीं था, कई सारे देश को उसने अपने अंडर में ले लिया था और उसके ऊपर वो अपना शासन बिठाकर रखते थे, उसके ऊपर वो शासन करते थे। तो ये अच्छी बात है?
कि हम किसी दूसरे को अपने नीचे हम जैसा चाहे वैसा वो काम करें, ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसको कोई मज़ा आता है उसमें? नहीं आता। इसीलिए मुक्त ही प्रमाण है, मुक्ति ही प्रमाण है। पाठ प्रवेश में ही बताते हैं कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह प्रकृति की प्रत्येक रचना को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है। वो प्रकृति को अपने वश में करने का ही सोचता है, क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग है, बुद्धि है, और वह बुद्धि के बल पर क्या कर सकता है? किसी को भी अपने वश में कर सकता है। हम देखते हैं कि हाथी निकलता है हमारे घर के आजू बाजू में, तो हाथी बड़ा होता है कि उसके ऊपर बैठने वाला बड़ा होता है? आपको पता ही होगा, हाथी बड़ा हो तो भी फिर वो इंसान है उसके ऊपर बैठा होता है, और वो जैसा चाहता है वैसा वो चलता है, इधर उधर इधर उधर। ऐसा क्यों? तो मनुष्य के पास क्या है? दिमाग है, इसीलिए वो सबको अपने वश में कर सकता है। समझे आप लोग? तो यहाँ पे ये बात बताई कि मनुष्य जो है वह सबको अपने वश में करने की कोशिश करता है। वो ऐसा ही सोचता है कि मेरे नीचे ही सब होने चाहिए, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही सब करने चाहिए। उसे लगता है कि ऐसा करके वह सर्वशक्तिशाली बन जाएगा। मनुष्य को क्या लगता है कि ऐसा करके वो सर्वशक्तिशाली बन जाएगा, उसका ही आधिपत्य चलेगा। तो ऐसा होता है, वो सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कि किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि किसी भी चीज की सुंदरता उसके बंधन में रहने से लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन मनुष्य जो है वह ऐसा नहीं सोचता कि किसी भी चीज की सुंदरता उसको बंद रखने से वो चली जाती है। कोई भी फ्लावर आप ले लो, मस्त सुगंधित है, लेकिन उसको बंद करके रख दोगे तो कुछ काम का आएगा नहीं। किसी भी चीज, आप ये पूरे दिन घर में ही रहो, घर में ही रहो, घर में ही रहो, बाहर निकलो ही मत, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको मजा आएगा? कुछ नहीं मजा आएगा, वो मजा आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी पसंद नहीं है कि ऐसे कोई बांध के हमें रख दे। एक छोटी सी एक स्टोरी है जिसमें एक लड़का है, वो सोचता है कि मुझे ऐसा कोई जीन वगैरह मिल जाए ना तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाएगा। फिर क्या हुआ, एक जीन उसे मिल गए। जीन ने बताया कि तुम्हें एक पूरा रूम है, उसमें ही रहना है। एक पूरा रूम बनाकर रखा है, उसमें ही तुम्हें रहना है। जो जीन था उसने बताया कि ये जो पूरा रूम है उसके अंदर ही तुम्हें रहना पड़ेगा। तो लड़का तो बोलते कोई बात नहीं, उसमें क्या है, मैं रहूँगा उसमें, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें उसमें मिल जाएगा। तो खुश हो गया कि वाह, मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है। फिर क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो जीन पानी लेके हाजिर हो गया। मुझे खाना है, तो खाना लेकर वो आ गए, लेकिन बाहर निकलना नहीं। वो लड़के ने सोचा कि हाँ, मुझे अच्छे से अच्छे शूज पहनने की इच्छा थी, तो अच्छे से अच्छा जीन शूज लेके आ गया, अच्छे से अच्छे कपड़े लेकर आ गया। उसने पहने, उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या, रूम में और कोई देखने वाला तो है नहीं। वो अच्छे कपड़े पहनकर किसको दिखाए, कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना। वो जीन तो बस जो मांगे वो दे देता है। जीन को पूछे कि मुझे कपड़े अच्छे लगते, तो बोलता है कि हाँ, उसमें मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो बोला हाँ, अच्छे लगते। फिर उसने कहा कि
मुझे ये चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए। फिर उसने सोचा, उसने एक बार विंडो खोलकर बाहर देखा तो बच्चे खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, कोई बाजार में लेने जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। उसने देखा, वो उसको अच्छा लगा, लेकिन अब क्या करे, उसको तो बाहर जाने की परमिशन ही नहीं है। चीना का तुरंत बोला, टाटा उसको, मैंने ना बोला था ना कि तुम्हें बाहर जाना नहीं, बाहर दिखना भी नहीं है। फिर उस लड़के को लगा कि ये तो बुरी बात है, ये मनुष्य का अवतार है, मैं ऐसे घूम फिर नहीं सकता। तो इसी तरह हर एक प्राणी को भी घूमने की इच्छा होती है, तो उसे हम बंधन में रख सकते नहीं, उसको भी जाने देने चाहिए, क्योंकि उसकी मुक्ति में ही मजा है। वो स्वतंत्रता से घूमता है, स्वतंत्रता से घूमेगा तो उसको मजा आएगा। उस लड़के को देखो, जीन मिल गया था, लेकिन कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी सुंदरता मुक्ति में ही प्रमाणित होती है, क्योंकि स्वतंत्र रहकर ही प्रकृति मनुष्य प्रसन्न रह सकते हैं। मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर ही हम कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे बंधन में रहकर हम कुछ काम कर सकते नहीं। तो रोबोट की तरह जीवन हो जाएगा हमारा, कि ऐसे चलता है फिरता है, कुछ काम नहीं, किसी को मिलना नहीं, उसको क्या पता चलता है। तो इसी तरह लेखक का कहना है, कवि यहाँ पे हमें कहते हैं कि मुक्ति ही प्रमाण है, कोई भी हो उसे मुक्त करना चाहिए। या प्राणी है, मनुष्य है, किसी को भी, क्योंकि मुक्ति में ही वह स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से जी सकते हैं। आप सबको भी समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पे भी हमें मुक्ति ही प्रमाण है। ऐसी छोटी सी पोयम है, मैंने फूलों को सराहा। सराहा मतलब है प्रशंसा करना, फूल को, फूल की प्रशंसा की। देखो कितना सुंदर है, हंसता है, कितना फूल कितना सुंदर है, हंसता है, ऐसा किसी ने प्रशंसा की। तुमने उसे तोड़ा और जूड़े में खोस लिया। क्या है कि फूल इतना सुंदर है, सब कहते कितना सुगंधीदार है, कितना मस्त है, तो सबने क्या किया, फूलों को तोड़कर अपने जूड़े में खोस लिया। तो वहाँ पे क्या हो गया, बंध गया ना अभी तो वहाँ पे, तो वो अभी बंधन में आ गया। तो यहाँ कहते हैं कि मैंने फूलों को सराहा, फूलों की मैंने प्रशंसा की, तो तुमने क्या किया, उसको अपने जूड़े में खोस लिया। मनुष्य है वो अपनी सुंदरता का ध्यान रखता है कि मैं कैसे अच्छा लगूं, मैं कैसे सुंदर दिखूं, तो उस तरह उसने क्या कर लिया, फूल को तोड़कर अपने जूड़े में खोस लिया। फूल को कुदरत ने ऐसा मस्त बनाया, लेकिन उसका हाल क्या हो गया, ऐसे बूढ़ा है ना। मैंने बोर को सराहा, देखो कैसी भीनी गंध है उसकी, तुमने उसे पीसा और उसकी चटनी बना दी। क्या है कि जिसकी जिसकी प्रशंसा हुई, उसको हमने क्या कर दिया, उसको बांध कर उसका कुछ ना कुछ बना दिया। फूल की प्रशंसा की तो फूल को ले लिया हमने, और अभी यहाँ पे तो यहाँ पे कवि कह रहे कि मैंने जिसको जिसको भी सराहा, उसको आपने कुछ ना कुछ काम में ले लिया। क्या किया, तो आगे देखते हैं कि मैंने कोयल को सराहा, देखो कितना मीठा गाती है, तुमने उसे पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। क्या किया कि मैंने कोयल को सराहा कि देखो कितना मीठा गाती है, तो तुमने क्या कर दिया कि भी चलो इसकी मीठी आवाज़ है ना, तो हम हर रोज घर पे सुनेंगे,
तो उसको पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। क्या किया? पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। तो ऐसे बता रहे हैं कि कोयल की जो मीठी आवाज है उसको भी तुमने दबा दिया, है ना। हम रखते हैं पिंजरे में पंछी को, सुविधा बहुत सारी देते हैं, लेकिन उसको उड़ना देना चाहिए। ऐसे ही बंद रख के करना चाहिए नहीं, उसको उड़ने दो, उड़ने दो। फिर वो वापस आए घर पे तो उसको जो चाहिए वो दे सकते हो आप, लेकिन आप उसको बंद ही बंद मत रखो। फिर बता रहे हैं कि मैंने कोयल को सराहा, तुमने क्या कर दिया? उसको पिंजरे में डाल दिया। क्या कर दिया? पिंजरे में डाल दिया। अब आगे देखते हैं कि एक युग पहले की बात ये आज याद आती नहीं क्या तुम्हें, कि क्या तुम्हारे बूझे मन हतप्रत का है यही भेद नहीं। कि बता रहे कि एक युग था पूरा, कि उसमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ ही मनुष्य का भी जीवन था ना। एक युग पहले की बात ये आज याद आती नहीं तुम्हें, कि क्या तुम्हारे बुझे मन में हतप्रत का है यही भेद नहीं। कि एक युग था जब पेड़ पौधे और जंगल में ही मनुष्य रहते थे, तब कैसे सब पशु पक्षियों के साथ रहते थे। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, इंसान अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उसकी वजह से आज क्या कर रही है सब, कि किसी ना किसी को बांध दिया, किसी न किसी को रख दिया। इवन मनुष्य को भी मनुष्य के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना आता नहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य क्या होता जा रहा है, स्वार्थवश हो रहा है। उसको लगता है कि ये मेरे कुछ काम आने वाला है तो मैं इसे रखूं, वरना नहीं। वरना तो देखो कितना मस्त ये प्रकृति का नज़ारा है, उसमें आप जितना भी घूमते रहो लेकिन वो ख़त्म होता नहीं। और हमें सोच और विचार में भी अच्छा वो करता है। क्या करता है वो, कि हमें अच्छे से अच्छा सोचने को बताते हैं। हंसी गंध गीत जो तुम्हारे थे वे किसी ने तोड़ लिए, पीस दिए, कैद किए। जो इंसान की हंसी थी वो सब तोड़ दिए, कैद कर दिए। कुछ न कुछ करते भागते फिरते और कुछ प्रकृति के बारे में सोचते नहीं है। नेचुरल के बारे में हमें सोचना चाहिए। पेड़ पौधे, ये प्रकृति की गोद में कितना मजा आता है, तो उन सबको हम खोते जा रहे और उससे दूर होते जा रहे हैं। वृक्षों को काटना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही ये जो पंछी है उसके ऊपर बैठकर अपना घर बनाते हैं। आपने उसको काट दिया तो समझ लेना वो लोग कहाँ जाएंगे। वृक्ष हम काटते जा रहे, फिर जंगल में कौन रहते हैं? प्राणी रहते हैं ना। तो उन सबके घर भी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए हमें उन सब से मिलकर रहना चाहिए, तो उसका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। मुक्त करो जन्म भर की यह यातना, इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। हंसी फूल में नहीं, गंध पोरे में नहीं, गीत कंठ में नहीं, हंसी गंध गीत सब मुक्ति में है। मुक्त ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। देखो, आप ऐसे बंद करके रख दोगे
तो मुक्ति में तो क्या मिलेगी उसको? यातना मिलेगी, पीड़ा मिलेगी। कोई अच्छा सा, ये देखो कोयल है, उसको आपने पिंजरे में बंद करके रख दिया, फिर वो गाएंगी कि नहीं गाएंगी, क्या भरोसा है ना। तो उसको भी वो वृक्ष की छांव में बैठती है तो ठंडा सा पवन आता है, तो उसको गाने की इच्छा होती है, तब जाकर वो गाने लगती है। तो इसी तरह पिंजरे से क्या करना है, उसको मुक्त करना है। पिंजरे में हम रखते लेकिन उसको बाहर भी जाने देना चाहिए। क्यों बाहर जाने देना चाहिए? तो ही उसको मजा आएगा, तो ही उसको पसंद आएगा, है ना। इसीलिए इनको मुक्त करना चाहिए। वैसे हम भी कैसे घर में ही रहेंगे तो एक बार बाहर जाकर आते हैं, तब जाकर हमें मजा आता है ना। तो ये मुक्त करने की जरूरत है। इसीलिए बताया कि मुक्त करो, जन्म भर की यातना जैसा लगता है, ये पीड़ा जैसा लगता है, तो उसको मुक्त करना चाहिए। इस ज्ञान के समक्ष तुच्छ है। कोई भी ज्ञान आपके पास हो लेकिन आप मुक्त नहीं कर सकते, तो ज्ञान आपका कुछ नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है कि इन सबको मुक्त करना चाहिए, तो ही है उसको भी जीने का मजा आएगा और हमें भी जीने का मजा आएगा। देखो यहाँ पे बताया कि इस ज्ञान के समक्ष सब तुच्छ है। बड़े से बड़े ज्ञानी ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुक्त करना। हंसी फूल में नहीं, गंध बोरे में नहीं, गीत कंठ में नहीं। हंसी गंध गीत सब किस में है? मुक्त में। ऐसे मुक्त एरिया है तो वही कोयल गा सकती है, फूल भी ऐसे मुक्त है तो वही वो सुगंध फैलाते हैं, हंसते रहते हैं। वो अपने पौधे पे होगे तो हंसेंगे, आपने उसको तोड़ लिया तो उसकी हंसी चली गई। तो इसीलिए बता रहे कि गीत कंठ में नहीं, उसके कंठ में आवाज ही नहीं रहेगी, उसको मजा ही नहीं आएगा। उसको लगेगा कि ये सब मुझे देख रहे तो मैं गाऊंगी नहीं, कोयल भी नहीं गाएगी, है ना। वैसे उसको मुक्त करना चाहिए। तो मुक्ति ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण है। सौंदर्य का अंतिम प्रमाण किसमें है? मुक्ति में है, बंधन में नहीं है। इसीलिए तो भारत में जो अंग्रेज लोग आए थे उसको हमने बोला कि भाई तुम लोग यहाँ से जाओ। गांधी जी उन सब ने कितनी सारी लड़त की, तब जाकर वो गए, तब हम यहाँ से शांति से रह सकते। अंग्रेज थे तब क्या होता था? वो जैसा बोले वैसा करना, वो जैसा काम करे वैसा ही हमें करना। तो इसमें हमारी मुक्ति नहीं थी। हम क्या थे? गुलाम थे। तो हम ठीक से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हम मुक्त नहीं थे, गुलाम थे। वैसे ही वो ठीक से काम कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे बताया हमें पूरी पोयम में भारत भूषण अग्रवाल ने कि मुक्ति में ही क्या है? प्रमाण है। आप मुक्त करो तो ही वो शांति से रह सकते और अच्छी तरह से रह सकते हैं। शब्दार्थ भी हमने देख लिए कि यहाँ पर जो शब्दार्थ थे दो, सराहना तो क्या है? प्रशंसा करना। सराहना मतलब प्रशंसा करना। दूसरा है खोसना, तो खुशाना, वो भी हमने देख लिया। समझ गए आप लोग? तो ये और शब्दार्थ है हमारे दूसरे। मुक्ति देखो आप, मुक्ति तो है आजाद, और यातना तो यातना का प्रताड़ना, तकलीफ, दुख, इजी।
और प्रमाण तो सबूत। समझ गए आप लोगों को? यहाँ पे हमने वो भी आपको दिखा दिया कि शब्दार्थ जो है उसकी आपको मीनिंग जो फेयर बुक में लिखने होती है। समझ रहे हैं आप? मीनिंग्स को किस में लिखना है? फेयर बुक में हर बार लिखते ही हम, कुछ नई बात नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। कौन से क्वेश्चन? तो अभ्यास, उसमें बोलने की बारी और लिखने की बारी, दो पार्ट हमारे क्वेश्चन आंसर के होते। तो फर्स्ट हम कौन से देखेंगे? बोलने की बारी। कौन सा आंसर देखना है? बोलने की बारी। बोलने की बारी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ही है ना? कि नहीं दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे तो टेक्स्ट बुक में है। बोलने की बारी, कवि किन्हें सराह रहे हैं? तो कवि किन्हें सराह रहे हैं? तो फूल, मोर और कोयल को कवि सराह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। सेकंड, कवि ने जिन जिन चीजों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? हमें पता ही है कि कवि ने जिन जिन चीजों को सराहा उसके साथ क्या हुआ था? तो कवि ने फर्स्ट फूल को सहारा तो किसी ने तोड़कर उसको जूड़े में खोस लिया। बोर को सहारा तो उसको पीस कर चटनी बना दी। और कोयल को सहारा तो उसको पिंजरे में बंद कर दिया। है ना? समझ गए आप लोग? तो ये कवि ने जिन जिन चीजों को सराहा उनके साथ क्या हुआ? तो उनके साथ ये हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा। कवि के अनुसार मानव के बुझे तथा उदास मन का कारण क्या है? तो कवि के अनुसार मानव के बुझे तथा उदास मन का कारण क्या हो सकता है? आप सोचो तो क्या हो सकता है? तो कवि के अनुसार बुझे तथा मानव के बुझे तथा उदास मन का कारण है स्वतंत्रता। उसकी स्वतंत्रता छीनना। उसकी स्वतंत्रता छीन ली तो वो ऐसे उदास होकर बैठ जाएगा। उसका मन कहीं लगेगा नहीं, उसकी स्वतंत्रता चली गई। तो ये है उसके बुझे तथा उदास मन का कारण। मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी वो जीन वाली, उसमें भी देखो वो लड़का जो चाहता था वो मिल रहा था उसको, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था, फिर भी वो उदास था। आपके पास कोई स्टोरी की बुक आए तो उसमें देखना वो जीन वाली स्टोरी बहुत मस्त है। तो वो उदास रहता था। उदासी के पीछे का कारण क्या था? वो बाहर जा सकता था नहीं। उसने विंडो में से देखा कि कितने लोग घूम रहे हैं, तो ये उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई? छीन गई। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमें पता चल गया कि उसकी स्वतंत्रता का छीनना, वो ही उसका रीजन है। कौन सा? तो बुझे तथा उदास मन का। समझ गए आप लोग? तो अब आपके सामने क्या है? लिखने की बारी। तो उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्या आप कवि के संदेश से सहमत हैं? अपना उत्तर तर्क सहित दीजिए। तो आपको बताना है कि क्या आप ये जो कवि संदेश हमें देना चाहते हैं कि मुक्त करो, तो उसमें आप सहमत है या नहीं है, वो तो आपको पता चल होना चाहिए। तो इसका आंसर किसके पास है? आपके पास। तो आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट है तो सबका मन में कैसे जान सकता हूँ? मेरे मन से तो मैं सहमत हूँ। क्यों? तो क्योंकि मुक्ति ही प्रमाण है। सबको मुक्त में, स्वतंत्रता में मजा आता है ना? तो मैं तो सहमत हूँ। आप सहमत है तो लिखना, नहीं है तो उसका भी रीज़न है, तो उसका भी रीज़न, तो वो आपको करना है। मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं करूँगा। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया तो आपको हिंट मिल गई। कवि ने जन्म भर की यातना किसे कहा है?
जन्म भर की यातना किसे कहा है? तो परतंत्रता एवं बंधन को, आपको जो इजी लगे वो करना, परतंत्रता और बंधन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कवि ने जन्म भर की यातना किससे कहा है? तो परतंत्रता और क्या है? बंधन। और गुलामी भी लिख सकते हैं, है ना। कवि ने मुक्ति को सौंदर्य का अंतिम प्रमाण क्यों कहा? ऐसा क्यों? मुक्ति को ही क्यों ऐसे बताया कवि ने कि वो ही अंतिम प्रमाण है? तो यहाँ पे है कि कवि ने मुक्ति को सौंदर्य का अंतिम प्रमाण इसलिए कहा क्योंकि मानव का ज्ञान, उसकी प्रसन्नता, उसकी सुंदरता आदि उसकी स्वतंत्रता यानी मुक्ति में ही निहित है। स्वतंत्रता है, ज्ञान है, जो कुछ भी है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुक्ति के साथ। समझ गए? हम ऐसे स्वतंत्रता से रहेंगे तो ही मस्त रहेंगे। तो इसीलिए कवि का कहना है कि मुक्ति को सौंदर्य का अंतिम प्रमाण क्यों माना है? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ज्ञान और जो कुछ भी है उसकी सुंदरता, प्रसन्नता, अपना अच्छा जीवन, वो सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मुक्ति को ही सौंदर्य का अंतिम प्रमाण कहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवान भी है और अच्छा भी है। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है कि एक युग पहले की बातें आज याद आती नहीं क्या तुम्हें? तो प्रस्तुत पंक्ति में माध्यम से कवि कहना चाहते कि जब हम किसी फूल को तोड़ते हैं या किसी का दमन या शोषण करते हैं अथवा किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके सुख का अनुभव करते, तो क्या उस समय हमें वह युग याद नहीं आता जब हमारा देश भी गुलाम था, हमारे देशवासी मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करते थे? ये सोचना चाहिए। हम पंछी को बांध दे, बोर को तोड़ दे, फूल को तोड़ ले, ये सब करते, तब हमें अपना जो समय था, अपना जो टाइम था वो याद करना चाहिए। कि मैंने बताया ना आपको कि हमारे ऊपर भी अंग्रेजों का शासन था, बेचारे हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते थे। वो जैसा बोले वैसा ही करना, जितना बोले उतना पैसा उसको देना। वो बोले कि किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो नहीं हो सकती थी, तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो यहाँ भी हमें वो याद करना चाहिए। और भी प्राचीन युग था, तब तो आदि मानव थे, तो वो लोग तो क्या करते थे? पेड़ पौधों के साथ ही अपना जीवन चलाते थे। तो ये बात थी। यहाँ पे चुनने की बारी में हम जाए तो कवि ने, यहाँ लिखते, कवि ने सराहा तो फूल, बोर और कोयल को सराहा। मुक्त करो में है आह्वान। क्या है? आह्वान है। तो ये बात हमें फर्स्ट जो MCQ है उसमें क आएगा, सेकंड जो MCQ है उसमें ग आएगा। वो भी आपके सामने यहाँ पे है। टिक मार्क नहीं किया लेकिन आपको कर देना है। किया है टिक मार्क तो चलेगा। तो इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो ये बात हो गई भाषा संसार की, वो भी आपके सामने दिख रहा है ना। तो यहाँ पे शब्द है ज्ञान। तो ज्ञान शब्द का भाषा वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? तो ज प्लस अन प्लस आ प्लस न और प्लस अ। तो इस तरह ये हो गया वर्ण विच्छेद। सेकंड है समक्ष। तो स मेरे साथ आप भी बोल दे जाओ, प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ। प्रमाण तो प प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस अण और प्लस अ। तो ये हो गए भाषा संसार में क्वेश्चन नंबर 1
उसके शब्द थे वर्ण विच्छेद। समझ गए आप लोग? निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्याय है, सामने दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट है फूल तो पुष्प और सुमन, गंध तो महक और खुशबू, सुंदर तो खूबसूरत और मनोहर, युग तो काल और समय, मुक्ति तो स्वतंत्रता और आजादी, कोयल तो कोकिल और पिक। तो ये हो गई हमारे क्या भाषा संसार क्वेश्चन नंबर 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों के शब्द परिवार को आगे बढ़ाइए। तो ऐसे गंध तो क्या क्या हो सकता है, आप सोचो तो। गंध से सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन और गंध युक्त। ज्ञान तो ज्ञानवान, ज्ञानपीठ, अज्ञान और विज्ञान। मीठा तो मिठाई, मिठास और मीठी। सुंदर तो सुंदरता, सुंदरतम और अति सुंदर। ये हो गए शब्द परिवार। फिर है वाक्य पूरे कीजिए। मैंने सरा, तो आपको पता ही आगे आगे क्या क्या आएगा, है ना। बंधन मृत्यु है क्योंकि, तो उसका भी बंधन में सुख, प्रसन्नता, सम्मान, भाव की अभिव्यक्ति नहीं है। यदि जीवन में हंसी खुशी नहीं होगी तो वह जीवन व्यर्थ है, मृत्यु के समान है। तो ये हो गए यहाँ पे वाक्य को पूरा कीजिए। समझ गए आप? तो इस तरह देखिए हम तो लिखने की बारी, बोलने की बारी कि क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद भाषा संसार भी यहाँ पे हमने देख लिया। और अभी वैसे तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, लेकिन जो चैप्टर नंबर 4 था मेरा विद्यार्थी जीवन, उसके क्वेश्चन आंसर की हमने चर्चा नहीं की थी, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी कि उसका काम भी हमारा हो जाए। समझ गए आप लोग कि गांधी जी के जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी यहाँ पे हमारा हो जाए, तो दोनों चैप्टर का और रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए। आप लोगों ने लिख तो लिया ही है, लेकिन अभी उसमें भी देख लेते हैं। हाँ, छात्रवृत्ति मिलने के पीछे भाग्य का रहा, गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? छात्रवृत्ति मिलने में भाग्य का अर्थ है, ऐसा गांधी जी क्यों मानते थे? तो गांधी जी ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे, इसीलिए वो मानते थे। क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं थे और गांधी जी जो सौराष्ट्र प्रांत में थे उसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, इसीलिए उसको मिलती थी। इसलिए वो बोलते थे कि भाई भाग्य का हाथ उसमें ज़्यादा है। और हेडमास्टर ने गांधी जी को दंड क्यों दिया? तो हमें पता ही है कि वो एक दिन जो व्यायाम का टाइम था, तो व्यायाम के टाइम में बादलों को देखा तो उसको धोखा हुआ और वह समय के साथ पहुंच सके नहीं, और वो जब पहुंचे तब सब लोग वहाँ से चले गए थे। तो इसीलिए दूसरे दिन जब गांधी जी गए तब हेडमास्टर ने उसको क्या किया? दंड किया। गांधी जी को व्यायाम से छुट्टी क्यों मिली? व्यायाम से छुट्टी कैसे मिल गई? तो गांधी जी के पिताजी ने ऐसे हेडमास्टर को चिट्ठी लिख दी कि ये स्कूल के बाद के समय में मेरी सेवा करता है, इसीलिए इसको छुट्टी दे दो। तो इस तरह वो चिट्ठी हेडमास्टर ने देखी, तब जाकर उसको व्यायाम से छुट्टी मिल गई। 4th है, यहाँ देखते रहना, उन्हें स्कूल में किस चीज़ की शिक्षा नहीं मिली? तो स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं मिली, धर्म की शिक्षा नहीं होती है। तो ये 4 क्वेश्चन है हमारे बोलने की बारी की खत्म हो गए। अब लिखने की बारी के देखते हैं। गांधी जी ने व्यायाम से अरुचि की
क्या कारण बताए? तो गांधी जी का मानना था कि व्यायाम और शिक्षा दोनों क्या है? अलग है। वो दोनों अलग ही है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि व्यायाम और शिक्षण दोनों एक नहीं हो सकते। लेकिन वो उसकी मान्यता था नहीं, वो बाद में उस बड़े हुए तब पता चला कि दोनों की आवश्यकता है। तो इसीलिए गांधी जी ने व्यायाम और रुचि पहला कारण यह बताया कि उन्हें उसी समय ऐसा लगता कि व्यायाम शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं, इसके साथ उसको अंदर पिता की सेवा भी करनी थी। दूसरा रीज़न था कि व्यायाम के टाइम उसको अपने पिताजी की सेवा भी करनी थी, इसीलिए वो व्यायाम में जाना चाहते नहीं थे। तो ये थे उसका रीज़न अरुचि का। फिर गांधी जी की पहली और आखिरी भूल कौन सी थी? तो शनिवार के व्यायाम में वो बादलों से धोखा हुआ और वो लेट पहुँचे। उसके बाद दूसरे दिन उसको दंड मिला। तो अब जाकर गांधी जी को पता चला कि हमें इतना भरोसे में रहना चाहिए नहीं, देख लेना चाहिए कि सब समय के हिसाब से है ना। बादलों को देखकर उसको धोखा हुआ, तो ये गांधी जी ने तय किया कि इस तरह हमें सेकेंड टाइम ऐसी भूल ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी ने मातृभाषा के उपरांत किन भाषाओं का अध्ययन किए जाने पर जोर दिया? तो गांधी जी ने मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किए जाने पर जोर दिया। उसका कहना था कि राष्ट्रभाषा के साथ साथ ये भाषा भी होनी चाहिए। सुलेखन का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी। इस कथन का आशय स्पष्ट कि गांधी जी मानते थे कि सुलेखन यानी कि अच्छे हैंडराइटिंग होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो गलत थी। वो जब दक्षिण अफ्रीका भी गए तो अब सारे वकीलों के हैंडराइटिंग उसने देखे, तब पता चला कि नहीं भाई, हैंडराइटिंग तो अच्छे होने चाहिए, ऐसा उसका मानना था। लेकिन उसने अच्छे अक्षर देखे तब जाकर उसको पता चला कि ऐसे होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे हमें पता चलता है कि गांधी जी ने भी बात कही है कि हमें हैंडराइटिंग अच्छे रखने चाहिए। तो अब देखते हैं एमसीक्यू। पहले हमने बोलने के बारे, लिखने के बारे, और अब एमसीक्यू। गांधी जी को असह्य हो जाता था ख अपने आचरण में भूल। अपने आचरण में भूल आए, वो उसको असह्य हो जाता था। गांधी जी व्यायाम की जगह क्या करते थे? घूमते थे। सच बोलने वाले को क्या नहीं होना चाहिए? असावधान नहीं रहना चाहिए। उसका कहना था कि सच बोलने वाले को असावधान भी रहना नहीं चाहिए। अब है भाषा संसार में। देखो, इन रूपों वाले 4 शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखने, जो सिंबल बताए उसके रिलेटेड आपको लिखना है। तो मूर्ख, विद्यार्थी, आश्चर्य और विधि पूर्वक। सेकंड, प्रेम, ग्रहण, तीव्र और क्रिकेट। अनुस्वार का प्रयोग पढ़िए और समझिए, ये सिर्फ पढ़ना है और समझना है। संधि कीजिए और जोर से पढ़िए। सद वत्ता आचार, तो सदाचार। विद्या वत्ता अर्थी, तो विद्यार्थी। विद्या वत्ता अध्ययन, तो विद्या अध्ययन। वचन परिवर्तन, उपसर्ग लगाना है, तो ये वचन परिवर्तन है। मूर्ख, मूर्खों को। नियम, नियमों से। विचार, विचारों में। आदमी, आदमियों को। लोग, लोगों में। ग्रंथ, ग्रंथों से। वर्ष, वर्षों में। साल, तो सालों से। अर्थ, अर्थों में। दुख, तो दुखों से। बहुवचन, शिक्षक, तो शिक्षक गण। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी गण।
अच्छा तो इच्छा ए, पुस्तक तो पुस्तके, भूल तो भूले, वृत्ति तो वृत्तियाँ, कक्षा तो कक्षा ए, है तो है के ऊपर अनुस्वार लगा तो बहुवचन, घड़ी तो घड़ियाँ, सेवा तो सेवाएं, इक प्रत्यय लगाकर बनाना है शब्द, मास तो मासिक, शरीर तो शारीरिक, मानस तो मानसिक, धर्म तो धार्मिक, शिक्षा तो शिक्षित, समाज तो सामाजिक, सप्ताह तो साप्ताहिक, व्यवसाय तो व्यावसायिक, समाज तो सामाजिक। वर्ण विच्छेद कीजिए, मूर्ख तो म प्लस उ प्लस र प्लस ख प्लस अ, दर्जा तो द प्लस अ प्लस र प्लस झ प्लस आ, उर्दू उ प्लस र प्लस द प्लस अ, स्पर्धा स प्लस प प्लस अ प्लस र प्लस ध प्लस आ, धर्म ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, क प्लस श प्लस अ तो होगा क्ष, तो अक्षर तो अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस र प्लस अ, कक्षा क प्लस अ क प्लस श प्लस आ, शिक्षक तो श प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, रक्षक तो र प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अ, और भिक्षा भ प्लस ई प्लस क प्लस श प्लस आ। तो ये यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है उसके भी क्वेश्चन आंसर हमने आप लोगों ने लिख लिए, लेकिन समझना बाकी था तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। समझ गए आप लोग? तो ये लिखने की बारी, बोलने की बारी। चैप्टर नंबर 5 की जो है वो आपको फेयर बुक में लिखनी है, शब्दार्थ भी लिखना है और ये क्वेश्चन आंसर भी उसमें लिखने हैं। आशा संसार आपको लिखना है किसमें? टेक्स्ट बुक के अंदर। और लिखने की बारी, बोलने की बारी और एमसीक्यू किसमें लिखने हैं हमें? किसमें? फेयर बुक में। और पोएम भी लिखनी है। समझ गए? पोएम हम लिखते हैं ना, और पोएम आप लिखने के लिए आपको ड्राइंग करने की भी छुट्टी है और रंगीन पेन से लिखने की भी छुट्टी है, लेकिन सिर्फ पोएम। क्वेश्चन आंसर ब्लैक एंड ब्लू पेन, शब्दार्थ ब्लैक एंड ब्लू पेन, एमसीक्यू भी ब्लैक एंड ब्लू पेन। ओके, सारी बात आपको समझ में आ गई? ओके, गुड बाय एंड